नमस्ते बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवा रखी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने पिछली बार टॉपिक करवाए थे वो था ईएमएफ के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बताया था कि अगर मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने जो पढ़ी थी उसके कुछ एक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रो पोटेंशियल याद है या फिर उनका क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया होता है तो उन क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने उनकी 3 या 4 एप्लीकेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट तो हम ये देख सकते हैं कि कौन कितना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड मैंने ईएमएफ कैलकुलेट करना बताया था। थर्ड हम ये भी दे सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी या नहीं, ठीक है। फोर्थ हमने ये देखा था कि जब किसी मेटल के रोड को किसी एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे क्या उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है या नहीं। ये 3-4 एप्लीकेशन आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर ली थी इससे पीछे के लेक्चर में, ठीक है। उस टाइम मैंने आपको डेल्टा जी के बारे में बताया था कि डेल्टा जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का एन नंबर ऑफ मोल्स, एफ फैराडे कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होगी, ईएमएफ अगर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है तो कैसे इसको ऐसे लिखेंगे। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट be stored in a vessel of copper। इन्होंने क्या कहा कि 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, क्या उसको हम एक जो कॉपर का वेसल बना हुआ उसके अंदर रख सकते हैं। दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया हुआ है तो इजीली बता देंगे। जो जिंक का दिया हुआ है Zn2 पॉजिटिव कितना दिया हुआ है 0.76 वोल्ट 6 वोल्ट। जो सेकंड दिया हुआ है कॉपर का E0 कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 0.34 वोल्ट। दोबारा से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या था कि 1 मोलर जो हमारा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है क्या हम उसको कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। एक बात जो आपको ध्यान से देखनी होती है हमेशा कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो वो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में दिया हो, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि जितने भी एलिमेंट उन सबका हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेंशियल लिखा है इन द फॉर्म रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉमा कॉपर मींस कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर मींस रिडक्शन हुई, +2 चार्ज से 0 चार्ज की तरफ गए, प्लस का चार्ज डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन किया मींस रिडक्शन हुई है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। ऊपर वाले को देखो जिंक Zn कोमा Zn2 पॉजिटिव मींस क्या हो, देखो 0 से +2 चार्ज की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रखा है, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, इसको किस में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे लिख दूंगा, E0 Zn2 पॉजिटिव कोमा Zn, इनको चेंज कर दिया, उसमें क्या चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, वोल्ट V वोल्ट। दोबारा से देख लो क्या लिखा था, जिंक Zn कोमा Zn2 पॉजिटिव। हमने क्या करना है, इसको रिडक्शन फॉर्म में ही लिखना है, तो मैं क्या करूंगा इसको चेंज कर दूंगा क्योंकि ये रिडक्शन फॉर्म में है, तो रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा Zn2 पॉजिटिव कोमा Zn। अब प्लस का साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, आपको देखो वहां पे माइनस का 0.76 है, यहाँ पे 0.34 है, साफ साफ दिख रहा है कॉपर का ज्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी क्या होती है, रिडक्शन, ठीक है, और जिसका कम होता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें खुरता है वो, ठीक है, उसका मास है वो कम होता रहता है। ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की। अब मैंने क्या कहा 1 मोलर ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर वेसल के अंदर। अब कॉपर वेसल की तो क्या रिडक्शन मींस यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कॉपर जमा होता रहेगा, और जो ZnSO4 है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन मींस हम इसको रख सकते हैं। अब इसका उल्टा देखो, अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल जिंक की क्या होती, रिडक्शन,
कॉपर की क्या होती, ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर मैं इसको चेंज ना करता, मैं गलती करता क्वेश्चन करने में, मैं इसको चेंज ना करता, ऐसा ही मानता, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, ई नॉट इसका बड़ा है, इसका कम है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जिंक की होती रिडक्शन, कॉपर की होती ऑक्सीडेशन। मींस कॉपर का वैसा क्या होता, खुरता गायब होता, उसका मास कम होता। अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन होती तब क्या होता, हम ZnSO4 के सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में नहीं रख पाते। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से देखने से आंसर ही चेंज हो गया। सिर्फ हमें ये नोट करना है कि दोनों किस फॉर्म में लिखूं, रिडक्शन फॉर्म में। और रिडक्शन फॉर्म में नहीं लिखे हैं तो हम चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज कैसे करेंगे, अगर प्लस का साइन तो माइनस का लगा देंगे, अगर माइनस का होता तो मैं प्लस का लगा देता। उसके बाद हम देखेंगे, देखो कॉपर की रिडक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी, इसकी छोटी, इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन हो रही है, हम इसमें रख सकते हैं। अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन होती तब ना आप इसमें नहीं रख सकते थे। तो ध्यान से देखना जब भी आप क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। एक दो क्वेश्चन और देते हैं ऐसा भी बुक में, आप खुद ट्राई करना और करके देखना। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम इतना करवा दिया था। ठीक है, आज हमें क्या करना है, हमें किसी सेल के लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है, डेल्टा G कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेल्टा S कैलकुलेट करना है। किसके लिए, किसी सेल के लिए। ठीक है, ये तीनों चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है। इतना मैंने पिछली बार करवा दिया था, अगर आपको याद हो, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। डिस्प्लेसमेंट किसकी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और वो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखवाया था, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू ईएमएफ। ठीक है, फिर मैंने उसको मैक्सिमम वर्क डन के बराबर माना, और ये सब कुछ मैंने बता दिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में, आप दोबारा से सुनना, अगर ना पता चले फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो कैलकुलेट करते हैं अपन। आपको याद हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपन ने की थी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस का T करली डेल्टा G इज डिवाइडेड बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन अपन ने थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ के अंदर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा G की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का NFE डेल्टा H प्लस का T करली माइनस का NFE डिवाइडेड बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये माइनस का बाहर लेंगे तो ये प्लस में किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। माइनस का NFE डेल्टा H माइनस का T, NF कांस्टेंट है, बाहर ले आऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, NFT माइनस का NFT, अंदर क्या करली E अप डिवाइडेड बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा G कैलकुलेट करना है। डेल्टा G तो अपन सिंपल ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा ना किसी सेल के लिए डेल्टा G, डेल्टा S और डेल्टा S की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा G तो सिंपल रिलेशन से कैलकुलेट हो सकता है अगर हमें EMF पता है तो। अगर मेरे को EMF पता है तो मैं डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देख लो। तो क्या करेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है, डेल्टा H को इस तरफ लेके आऊंगा, NFE को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का डेल्टा H, ये माइनस का दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा NFE माइनस का NFT करली E डिवाइडिंग बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये माइनस का है, इसको हटा देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू NF कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया, ये प्लस का है, ये आके लिख दिया एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का E। तो अगर मेरे को E की वैल्यू, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पता है, ठीक है, तो मैं उसका डेल्टा H भी निकाल सकता हूँ। डेल्टा G तो आपने पिछले लेक्चर में कर लिया था, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का NFE। दोबारा से देख लो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, करवाई भी हुई है मैंने,
थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ में, दोबारा से देखना, वीडियो में भी करवाई हुई है और ऑफलाइन लेक्चर में भी करवाई थी। तो क्या करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, माइनस का एन एफ ई, माइनस का एन एफ ई, माइनस कॉमन निकालूंगा, बाहर आएगा, एन एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर आएंगे, माइनस का एन एफ टी बन जाएगा, कर ली कौन कर ली टी, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एस एच, माइनस का एन एफ ई एस एच। अब डेल्टा एच इस तरफ किसका है, प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे, सॉरी इस तरफ प्लस का, तो इसको इधर लेके आएंगे, किसका होगा, माइनस का। यहाँ पे माइनस साइन था लेकिन मैंने बाद में हटा दिया है, ठीक है ना। इस तरफ लेके आएंगे माइनस का, इस तरफ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये उधर प्लस किया, प्लस का एन एफ ई माइनस का एन एफ टी बनता, मैंने यहाँ से माइनस निकाला, उस तरफ ले गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, उसके बाद मैंने एन एफ कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा जी तो ऐसे और डेल्टा एच कैसे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ बाहर टी करली ई अपॉन में करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का ई ई एन एफ, ठीक है। उस पर डेल्टा एस देखते हैं, डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ इसको चलो रख कर देते हैं, एक बार दोबारा से समझ लेना। डेफिनेशन ऑफ फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, ये रिलेशन भी मैंने करवाया था थर्ड लॉ के अंदर, ठीक है, थर्ड लॉ के अंदर ये रिलेशन करवाया था। यहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा जी एच उधर लेके क्या बन गया, माइनस का डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एच। दोबारा से सुन लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एच, डेल्टा एच को इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस का टी डेल्टा एच। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा जी माइनस का डेल्टा एच इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड की भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, माइनस का टी डेल्टा एस इज इक्वल टू टी करली डेल्टा जी डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, टी से टी कैंसिल, माइनस का डेल्टा एस इज इक्वल टू करली डेल्टा जी डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस का एन एफ ई, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखना माइनस का एन एफ ई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देता हूँ या तो मैं, ठीक है, कि क्या है हमारा, माइनस का डेल्टा एस इज इक्वल टू करली डेल्टा जी डिवाइडिंग बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके मैंने क्या किया, डेल्टा जी की वैल्यू पुट की, माइनस का डेल्टा एस पुट करूंगा, माइनस का एन एफ ई, माइनस का एन एफ कांस्टेंट जो बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, करली ई डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ करली ई डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड रिलेशन हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, डेल्टा एस भी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा एस किसके बराबर आया है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ करली ई डिवाइडेड बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस अगर मेरे को किसी सेल के लिए निकालने हैं तो ये उनकी वैल्यूज हैं। डेल्टा जी की वैल्यू दोबारा से पुट करते हैं, माइनस का एन एफ ई, अभी तक आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। एक और बात, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो डेल्टा जी को डेल्टा जी नोट में, माइनस का एन एफ ई नोट में, ऐसे डेल्टा एच नोट ई नोट, डेल्टा एस नोट ई नोट, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हमें कैलकुलेट करनी हो चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, अगर हमें ईएमएफ दिया हुआ है, अगर ईएमएफ दिया भी नहीं हुआ है तो सेल के अंदर क्या दिया होगा,
जो ऑक्सीडेशन हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस पे रिडक्शन हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, ईएमएफ निकाल लेंगे, ईएमएफ को यहाँ यूज कर लेंगे अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो। ठीक है, मैं वैसे करवा दूंगा आपको एक आधा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, बट मेरे को लगता है आपके जो एग्जाम के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देंगे, न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है, बट फिर भी आप करोगे। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस का NFE डेल्टा H माइनस का NF, मैं पुट कर रहा हूँ सीधी वैल्यू और सीधा ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है, माइनस का NF पुट करूंगा तो माइनस का NFT करली E डिवाइडिंग बाय करली G। कैसे आया कि मैंने डेल्टा G की जगह माइनस का NF पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू से हम ईएमएफ देखेंगे सेल का कि कैसे चेंज होता है। इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब मान लो अगर ये जीरो है, करली E डिवाइडिंग बाय करली T जीरो है, अगर ये जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा H या फिर ऐसे लिख दें अपन, कब, केस फर्स्ट, पहला केस कौन सा, जब करली E डिवाइडिंग बाय जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब ये जीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो NFE इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H, ये माइनस उधर चल जाएगा ना, इसको जीरो कर दूंगा तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, देखो जो EMF है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये ऐसे मेजर कर लेंगे। सेकंड जो केस है, केस क्या है, सेकंड, अगर टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है करली E डिवाइडिंग बाय करली D एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, देखो अगर मैं ये माइनस यहाँ से हटाता हूँ, सुन लो ध्यान से, अगर ये माइनस यहाँ से हटा दूं या फिर पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, हटा दिया, यहाँ पे प्लस था, माइनस, यहाँ पे माइनस था, प्लस। ठीक है, अब देखो जब ये पॉजिटिव है यानी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज जो जीरो से बड़ी है वो इसके अंदर ऐड हो रही है, इट मींस इसके अंदर ऐड होने के बाद इस E के बराबर वैल्यू पहुंच रही है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो हमारा E है वो ग्रेटर देन डेल्टा H है। NFE भी बोल दो चाहे, NFE हमारा क्या है, ग्रेटर देन डेल्टा H है, माइनस के डेल्टा H से। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी टर्म है, तो ये टर्म कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड हो रही है और ऐड होने के बाद E के बराबर पहुंच रही है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों को अकेला कंपेयर करें, इसको ना लें, तो जो अपना E है वो डेल्टा H से माइनस डेल्टा H से बड़ा है। इट मींस जो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की वैल्यू आएगी वो जितनी उस सेल के अंदर एंथैल्पी चेंज हुई है उससे ज्यादा आएगी। अब वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल एनर्जी जिसको अपन ने डेल्टा एच के फॉर्म में मेजर किया है वो ही ईएमएफ के अंदर चेंज होती है, ई के अंदर चेंज होती है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, जो ईएमएफ ई की वैल्यू है वो डेल्टा एच से बड़ी है। इट मींस जो एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी जो डेल्टा एच में चेंज हुई थी उससे भी ज्यादा ईएमएफ बढ़ रहा है। वो कब पॉसिबल है, ये क्या करेगा, ये जो ज्यादा एनर्जी है उसको सेल से एब्जॉर्ब कर लेगा। इंटरनल एनर्जी सुनी है ना, अब जब उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा पहले के मुकाबले। दोबारा से सुन लो कि जब ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगा तो E डेल्टा से बड़ा होगा। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ बन रहा है वो केमिकल एनर्जी जितनी चेंज होनी थी उससे ज्यादा बन रहा है। केमिकल एनर्जी जितनी रिएक्शन ने दी है वो कब पॉसिबल है, जब वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से इंटरनल एनर्जी है वो एज ए ईएमएफ यूज हो जाएगी। उसके बाद बात है जो केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या होगा, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या हो, अगर जीरो से छोटा हो, तो जीरो से छोटा होगा तो इसको उल्टा हो जाएगा। मींस NFE है जो NFE
लेस देन माइनस का डेल्टा एच। इट मीन्स क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी एंथैल्पी में चेंज हुई थी उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो चुका है और कुछ एक हिस्सा ही ईएमएफ में चेंज हुआ है, मीन्स केमिकल एनर्जी ज़्यादा है। अब ये जो ज़्यादा एनर्जी बची है ये कहाँ जाएगी, ये सेल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी या सराउंडिंग में चली जाएगी। दोनों केस पॉसिबल है, मीन्स जो सेल का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोबारा से सुन लो, डेल्टा एच क्या थी, एंथैल्पी का चेंज, जितनी उसके अंदर हीट आएगी। और हीट कब आएगी, जब जो केमिकल एनर्जी थी, रिएक्शन होने से केमिकल एनर्जी बनी थी, वही तो हीट एनर्जी के अंदर चेंज हुई ना, और ये हीट एनर्जी ही ईएमएफ के अंदर चेंज हो रही है। अब मैंने क्या कहा कि हीट एनर्जी ज़्यादा है, ईएमएफ की वैल्यू कम है, मतलब कि ईएमएफ कम आया है, हीट की वैल्यू ज़्यादा है, और जो बची हुई हीट है वो कहाँ जाएगी, या तो सराउंडिंग में चली जाएगी या फिर उस सेल का टेम्परेचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। ये तीन केसेस पॉसिबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, देखना, अच्छे से समझना, आसान है, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी होती क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया कि जो कंसंट्रेशन है, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो एक्चुअल कंसंट्रेशन से क्या होती है, अलग होती है, कम होती है, ठीक है। जीएन लुइस ने क्या देखा, साइंटिस्ट थे जीएन लुइस, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो कम है, किससे कम है, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन हम मांगते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आप समझना चाहें, एक स्विमर, एक तैराक लेते हैं, तैराक, अगर वो तैराक तालाब में अकेला तैर रहा है, ठीक है, तो फ्रीडम, इजीली तैर पाएगा अपनी पूरी एनर्जी के साथ। लेकिन अगर उस तैराक को काफी सारे तैराकों के साथ मिला दें या उसको उनके साथ तैराएं, तब उसके तैरने की जो क्षमता है, जो एनर्जी है, वो कम हो जाएगी, बिकॉज ऑफ अदर तैराक के कारण मूवमेंट कम होगी। सिमिलरली सोल्यूशन के अंदर भी कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन थी वो कम देखी गई, ऑब्जर्व की गई, एक्चुअल कंसंट्रेशन थे, तो दोनों में रिलेशन क्या था, इस इफेक्टिव कंसंट्रेशन को तो A मान लिएगा, जिसको एक्टिविटी का नाम देते हैं आप। एक्चुअल कंसंट्रेशन किसके टर्म में मेजर की, मान लो मोलारिटी के टर्म में, मोलारिटी के टर्म में। और मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। जब 1000 ग्राम लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब प्लस टू की तरह पढ़ के आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन मोलारिटी के दोनों में रिलेशन क्या आएगा, ए एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी एन। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू गामा एन। यहाँ पे गामा क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ए क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। अभी मैंने कहा देखो, अगर मैं एक तैराक का लूं एग्जांपल तो वो इजीली मूव कर पाएगा, अगर काफी सारे तैराकों के साथ मिक्स कर दें तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो क्या करें, सोलवेंट को मिलाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे उस सॉल्यूशन को। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, आयंस की मूवमेंट फ्रीली होगी, आसानी से होगी, जो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती जाएगी। मींस जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और ए किसको अप्रोच करता जाएगा, एन को। मींस एक्टिविटी किसके बराबर, एक्टिविटी जिसको अपन इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोल रहा है, किसके बराबर होती जाएगी, एक्चुअल कंसंट्रेशन जो मोलारिटी की टर्म में मेजर की है उसके बराबर होती जाएगी, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कोई यूनिवालेंट इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल KCl
या फिर NaCl या फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, इनमें से मान लिया एक्टिविटी ए किसके बराबर होगी। अब मान लो NaCl है, NaCl सॉल्यूशन की एक्टिविटी किसके बराबर होगी, उसके आयन की एक्टिविटी के अंदर बराबर। आयन की एक्टिविटी क्या होगी, पॉजिटिव की A पॉजिटिव, नेगेटिव आयन की A नेगेटिव। अब देखो अगर मैं बात करूं 2 मोलल NaCl सॉल्यूशन है तो उसमें 2 मोलल ही तो Na पॉजिटिव है, 2 मोलल ही क्या है Cl नेगेटिव है। दोनों को ऐड कर देंगे 4 मोलल आयन बन जाएंगे। सिमिलरली इसको क्या लिख दूंगा, A पॉजिटिव A नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर A, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर A पॉजिटिव A नेगेटिव इज इक्वल टू A प्लस माइनस। दोबारा से सुन लो, क्या था कि जो सॉल्यूशन की एक्टिविटी है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, वो किसके बराबर होगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। पॉजिटिव आयन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, A पॉजिटिव। नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसको क्या मान लिया, A नेगेटिव। तो दोनों किसके बराबर होंगे, सॉल्यूशन की एक्टिविटी यानी सॉल्यूशन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बराबर। और दोनों की देखो, अगर 2 मोलर का सॉल्यूशन है, मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2 मोलर का NaCl सॉल्यूशन है, तो उस 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन के अंदर 2 मोलर ही Na पॉजिटिव होगा, 2 मोलर ही Cl नेगेटिव होगा। टोटल आयंस की बात करें मींस 4 मोलर, तो टोटल आयन है, ठीक है, जो बढ़ चुके हैं, डबल हो चुके हैं। उसके बाद इसको हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अभी एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा एन, यहाँ पुट करता हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन की एक्टिविटी है A किसके बराबर होगी, गामा एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर आयन के लिए यूज करें A पॉजिटिव किसके बराबर होगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन मोलारिटी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन M कैटायन। सिमिलरली एनायन के लिए, अब ये मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखे हैं जो अपन एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी है। अब बाकी सबको रब कर देता हूं। आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये जो वैल्यू है A पॉजिटिव और A नेगेटिव की, ये यहाँ पुट कर देंगे या फिर यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पुट करते हैं तो देखो A इज इक्वल टू A पॉजिटिव की जगह गामा पॉजिटिव M पॉजिटिव, A नेगेटिव की जगह गामा नेगेटिव M नेगेटिव। अभी मैंने कहा देखो, अगर 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है तो 2 मोलर ही Na पॉजिटिव होंगे, 2 मोलर ही Cl नेगेटिव होंगे। मतलब जो दोनों की कंसंट्रेशन आयंस की वो इक्वल होंगी। मींस मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो M पॉजिटिव इज इक्वल टू M नेगेटिव इज इक्वल टू M किसकी है, पूरे सॉल्यूशन की। तो दो तीनों इक्वल ही होंगी ना। तो कैसे करते हैं इसको, A इज इक्वल टू M स्क्वायर, इधर गामा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर, इधर M स्क्वायर। ये एक्टिविटी उस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एक्टिविटी का कोएफिशिएंट। अब एक जनरल सी इक्वेशन लिखवा देता हूं मैं आपको। अगर मान लो जनरली कोई सॉल्ट है या कोई सब्सटेंस है MX A Y, कैसे डिसोसिएट होगा, X आयन तो किसके बनेंगे, M के पॉजिटिव चार्ज प्लस का, Y आयन किसके बनेंगे, A नेगेटिव के। अब इसकी एक्टिविटी निकाल देंगे, किसके बराबर आएगा, कॉमन सा फॉर्मूला लिखना है, x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस माइनस m की पावर x प्लस y। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं और उसको निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लें अगर आपका पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 का K2SO4 ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि सल्फेट का तो एक ही आयन है ना, पोटेशियम के कितने आयन है 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 पुट कर दो। यहाँ पे एक्टिविटी क्या आ जाएगी, x की पावर x मींस 2 की पावर 2, y की पावर y मींस 1 की पावर 1, गामा प्लस माइनस m की पावर x प्लस y मींस 2 प्लस 1। अब क्या बन जाएगा, 2 की 2 4, 1 की 1 1, 4 into 1 1,
गामा प्लस माइनस m3, ये आ जाएगी एक्टिविटी। तो ये जनरल फॉर्मूला आप किसी भी सॉल्यूशन की एक्टिविटी निकालने के लिए लगा सकते हो। और ये कैलकुलेट कैसे किया है, सिमिलर ऐसे ही कि एक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की लिख दी, आयंस की लिख दी, आयंस की वैल्यू पुट कर दी, जैसे मैंने अभी ये करवाया था सिमिलरली, ये भी ऐसे ही किया गया है। ठीक है, ये मैंने जनरल सा केस बताया कि अगर आपके पेपर में आ भी जाए, एग्जाम में आ भी जाए कि मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये सॉल्ट दिया हुआ है, इसकी एक्टिविटी निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज अपन कौन कौन से टॉपिक किए हैं, एक तो मैंने जो पीछे वाले थे उन्हीं को लेके चला था। ठीक है, जहाँ पे अपन खत्म किया था डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, माइनस कैन एफ। आज अपन ने क्या किया, किसी सेल की डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी को निकाला है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच को कैलकुलेट किया है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एच को कैलकुलेट किया है, और ई का डेल्टा एच के साथ रिलेशन मीन स्टडी किया है। अगर जीरो कर देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट को, या ग्रेटर देन जीरो कर देंगे या लेस देन जीरो है, तो ई की वैल्यू कैसे चेंज होती है, क्या फर्क पड़ता है सेल पे, वो अपन देखा है। उसके बाद एक टॉपिक करवाया एक्टिविटी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी के लिए भी, आगे एमएससी के लिए भी, नर्नेस्ट को, जो नर्नेस्ट थ्योरम है, इक्वेशन है, वो कहाँ लगाएंगे हम नर्नेस्ट इक्वेशन को, उस इक्वेशन को हम डिफरेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन ने स्टडी किए थे, टाइप्स स्टडी की थी, रिवर्सिबल सेल की, मेटल सेल, मेटल अमलगम सेल, कैनोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है, ग्लास इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड के स्टडी किए थे, हाइड्रोजन का, Cl2 का, ऑक्सीजन का, उन सब पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, और ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।